हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। अब हम करने जा रहे हैं शुरू इतिहास के जो 5000 प्रश्नों की सीरीज है, इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक बार फिर से। और सभी प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। बोर्ड एग्जाम से पहले पहले हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको पूरे के पूरे 5000 क्वेश्चंस अवेलेबल करवाएंगे। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाते रहिए, और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो देखो कि ये जो क्वेश्चंस है, जिसमें बहुविकल्पात्मक भी रहेंगे, अति लघुतरात्मक रहेंगे, लघुतरात्मक प्रश्न भी रहेंगे, और अपन इसमें बीच में जो है वो बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो देखिए शुरुआत करते हैं पहले बहुविकल्पात्मक प्रश्नों से। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे। पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस राजनेता के द्वारा अ बंच ऑफ लेटर्स का संकलन किया गया। संकलन का मतलब होता है बच्चों, उन्हें इकट्ठा करना, एक जगह एकत्रित करना, एक किताब में उन्हें सामूहिक रूप से एक जगह एकत्रित करना। तो बंच ऑफ लेटर्स जो है ना, इसका राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो विभिन्न राजनेताओं ने, विभिन्न लोगों ने जो नेहरू जी को पत्र लिखे थे, उन समस्त पत्रों का संकलन किया था नेहरू जी ने, और उसका शीर्षक दिया था अ बंच ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे। उनके राजवंश का, कुल वंश का क्या नाम था? पांचाल था, लिच्छवी था, हर्यक था, या कुरु था? तो सही जवाब रहेगा इसका कुरु वंश। पांडवों और कौरवों का वंश था वो कुरु वंश था। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन द। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन 1 अबुल फजल, ऑप्शन ब है इब्न बतूता, ऑप्शन स है अल बिरूनी, और ऑप्शन द है बर्नियर। तो आईने अकबरी पुस्तक का लेखक अबुल फजल था। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा। अगला क्वेश्चन रहेगा इसका ऑप्शन प्रश्न 4। चौथा प्रश्न है, अब हमने अति लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे। सूत कौन थे? आपने महाभारत का नाम सुना होगा बच्चों। जो महाभारत की मूल कथा है, उस मूल कथा के जो रचयिता हैं, उस मूल कथा के जो लेखक हैं, वो भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। तो ये जो भाट सारथी जो मूल कथा के रचयिता है महाभारत के, वो सूत कहलाते हैं। सही आंसर, इसका उत्तर लिखना है सूत। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 5वां। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, जो मंदिर होता है, उस मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है, उस मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर एक तोरणनुमा एक आकृति बनाई जाती है। तो वो जो ऊंची और भव्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो आकृति बनती है, वो गोपुरम कहलाती है। ठीक है, विशेष करके जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते थे, उन मंदिरों का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता था, वहां पर एक इस प्रकार की बहुत बड़ी आकृति बनती थी और बहुत ऊंची बनती थी। तो दूर से ही देखने पर पता चल जाता था कि ये मंदिर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा। छठा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर स्थित दो प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसमें से जो मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन जब हुआ, तो वहां पर दो महत्वपूर्ण संरचनाएं मिली थी। उन संरचनाओं में एक तो था माल गोदाम, और दूसरा था विशाल स्नानागार। और ये जो माल गोदाम था, इस माल गोदाम को अन्नागार के नाम से भी जाना जाता है। अन्नागार मतलब अन्न का भंडार किया जाता था। बहुत विशाल स्तर पर, बड़े स्तर पर जो है वो अनाज का भंडारण किया जाता था। और ऐसा एक विशाल स्नानागार होता था। सामूहिक स्नान के अवशेष वहां पर मिले हैं। तो ये दो रचनाएं जो थी, ये मोहनजोदड़ो में मिली थी। मोहनजोदड़ो फिलहाल पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे जो है ये एक सभ्यता थी, एक नगरीय उत्कृष्ट सभ्यता थी। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते थे? अगर बच्चों मुगल काल को देखें हम, तो मुगल काल में जो किसान होते थे, उन किसानों के लिए अलग अलग कई सारे शब्दों का प्रयोग होता था। उस जमाने में किसानों को रैयत कहा जाता था। और बच्चों आपको याद होगा, इसी रैयत के आधार पर फिर अंग्रेजों ने दक्कन महाराष्ट्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो शुरू करी थी। और इन किसानों को मुगल काल में मुजरिबान भी कहा जाता था, इन्हें किसान भी कहा जाता था, और साथ ही साथ इन्हें आसामी भी कहा जाता था। तो ये 4 नाम होते थे, याद रखिएगा। रैयत कहा जाता था, मुजरिबान कहा जाता था, किसान, और साथ ही साथ आसामी भी जो है वो इन्हें कहा जाता था।
बच्चों ये सारे जो नोट्स है ना, ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में हमारे ऐप में मिलेंगे। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। अगर आप नए हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि ये ऐप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करोगे। वहां पर आपको इतिहास के 5000 प्रश्न उत्तर, आपको वहां पर ज्योग्राफी के 2000 प्रश्न उत्तर, हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्न उत्तर, हिंदी कंपलसरी के 2000 प्रश्न उत्तर और पॉलिटिकल साइंस के 5000 प्रश्न उत्तर, इस तरीके से कोर्सेज हैं। साथ ही साथ वहां पे टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है, वहां पे साथ ही साथ हमने कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल कराए हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो वहां पे जाइए और इन सारी चीजों को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमारा 8वां प्रश्न है कि पहाड़िया जीवन का प्रतीक क्या था। तो पहाड़िया जो लोग होते थे, है ना, जो पहाड़ियों पे रहते थे और बाद में वहाँ पे वो जो एक व्यवस्था लागू करी थी अंग्रेजों ने सीमांकन के लिए, दामिन इकोह नाम से। तो उसके बाद वहाँ पे जो उन्होंने इन लोगों को फिर आखिर पहाड़ के ऊपर की तरफ जाना पड़ा था। तो ये क्या करते थे कि वहाँ पे जो खेती बाड़ी करते थे तो खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया करते थे। कुदाल जो है इसका प्रयोग करते थे, मतलब कुदाली जो होती है, कुदाली से ही जमीन को खोद करके ये खेती का काम करते थे। तो इन पहाड़िया जीवन का प्रतीक ही क्या था, कुदाल जो है वो इनके जीवन का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 9वां प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। तो बच्चों ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को विनियमित करने वाला एक एक्ट था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को विनियमित करने वाला एक्ट था। बच्चों इसी के साथ क्लास को क्लोज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रॉब्लम है।